है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बख्शी साहब, तो अब जैसे आरबीआई ने हमने रेट बढ़ाया और स्वाभाविक सी बात एक प्रतिक्रिया होनी है, बैंक्स ने समय नहीं लगाया, एसबीआई ने अनाउंस कर दिया, एक दो और बैंक से जिन्होंने तुरंत अनाउंस किया, इनफैक्ट लागू भी कर दिया उसको। तो क्या ये रेट बढ़ने का सिलसिला, ये पास ऑन करने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? क्या कोई लाइन नहीं आती जहां बैंक को भी ये लगता है कि भाई इससे आगे बढ़ाए तो फिर ये तो कौन लेने आएगा हमारे पास? देखिए, आरबीआई का रेट बढ़ाने का ये एक उद्देश्य भी है कि इसका पॉलिसी का ट्रांसमिशन आगे रियल मार्केट में होना चाहिए। अगर वो ट्रांसमिशन नहीं होता है तो आरबीआई के रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन पर जो भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं वो पर्पस भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जहां तक बैंकों का रेट की बात है, तो एक तो ये पॉलिसी ट्रांसमिशन का काम करता है, दूसरा अभी बहुत से जो ब्याज दरें हैं लोन्स की, वो मार्केट रिलेटेड रेट से हो गई है। मतलब बहुत सारी रेपो रेट से या दूसरे मार्केट बेंचमार्क से लिंक रेट हो गए, तो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। और यही आरबीआई का उद्देश्य भी है। इनफैक्ट आरबीआई ने कमेंट किया है कि इस बार पिछले 8-9 महीने में पॉलिसी के जो रेट बढ़ाए थे, पहले ये कंप्लेंट रहती थी कि ट्रांसमिशन अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार ट्रांसमिशन बहुत अच्छा हुआ है। अगर हम एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग में देखें तो आरबीआई के हिसाब से 80 बेसिस पॉइंट की रेट बढ़िया, प्राइस बढ़ा है क्रेडिट का, और डिपॉजिट का करीब 75 बढ़ा है। मतलब दोनों में करीब करीब बराबर की बढ़ोतरी हुई है। एक अगर हम डिपॉजिटर्स को एज ए स्टेक होल्डर लें तो डिपॉजिटर्स बहुत ज्यादा परेशान थे। 5%, 6%, उसके ऊपर 30%, 20% का टैक्स देकर उनको अपने पैसे पर कुछ भी यील्ड नहीं मिल रही थी, कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा था। और इन्फ्लेशन के मारे उनका घर का खर्च चलाना, जो ब्याज पर निर्भर करते हैं, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अब पिछले साल में ये हुआ है कि ये ट्रांसमिशन होने की वजह से, जहाँ पे इंक्रीमेंटल डिपॉजिट पे करीब करीब 213 बेसिस पॉइंट और एवरेज आउटस्टैंडिंग पे 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, तो ऐसा आ गया सीनियर सिटीजन के लिए अब 8% ब्याज बैंकों से मिलने लगा। तो ये भी एक है। तो लोन के दरें तो जरूर बढ़ेंगी, और ये एक कंसर्न का इशू है, ग्रोथ के ऊपर इसका इम्पैक्ट है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे अभी आया कि करीब पिछला ये जो Q3 गया है 2023 का, FY 2023 का Q3 जो दिसंबर क्वार्टर गया है, उसमें एक सर्वे ये कहता है कि करीब करीब 900 कंपनियों का अगर इंटरेस्ट कॉस्ट देखी जाए तो वो पिछले साल के Q3 के मुकाबले में 30% बढ़ गई। तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, उनके इंटरेस्ट कॉस्ट पर जो इफेक्ट पड़ा है। लेकिन रिजर्व बैंक ने जैसे अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में गवर्नर ने कहा, इन्फ्लेशन और ग्रोथ, इन्फ्लेशन उनका प्राइमरी टारगेट है। और उन्होंने पिछले 9 महीने में पर्टिकुलरली ये रशिया यूक्रेन वॉर हो जाने के बाद और कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद में उन्होंने प्राइमेसी दी है, यानी प्राथमिकता दी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को, और ग्रोथ को थोड़ा पीछे रखा। और उनका ये उम्मीद भी है जो स्टेटमेंट में है कि ग्रोथ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको नजर आ रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी होगी। हालांकि जैसा एमपीसी में डिवीजन हुआ, वैसे ही मार्केट भी डिवाइडेड है, मार्केट में भी विभाजन है। कुछ लोग कहते हैं कि आरबीआई ने 6.4 की जो ग्रोथ फोरकास्ट की है वो बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, उतना होने में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। लेकिन आरबीआई ने कुछ फैक्टर्स कोट किए हैं जिसमें सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 33% बढ़ा रहे हैं वो भी एक कारण है, जो एफडीआई ग्रोथ आ रही है वो भी एक कारण है, जो डिमांड रूरल और अर्बन दोनों में जो खरीद तो वो है। पर रेट तो बढ़ेंगे, और रेट इंटरेस्ट की कॉस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन ट्रांसमिशन ही आरबीआई का पर्पस है, तो रेट तो आगे तो वो उनको मिल रहा है। लेकिन आपने कहा रेट बढ़ेंगे और इसका सीधा इंपैक्ट जो आएगा वो ग्रोथ पर आएगा। निरंजन जी भी जुड़ गए हमारे साथ। तो निरंजन जी, अब ग्रोथ पे इंपैक्ट आएगा, बात तो सही है। अगर हम रियल एस्टेट का ही एग्जांपल ले लें कि ये एक सेक्टर है, इसकी खुशकिस्मती कहें कि लगातार करीब करीब 2.5% तक रेट बढ़ गए, लेकिन अभी तक नंबर्स पे इंपैक्ट आता दिखा नहीं बिक्री के। लेकिन उसकी भी एक सीमा होगी, अब ऑलमोस्ट 10% को टच कर जाएंगे या क्रॉस ही कर जाएंगे कुछ सेगमेंट्स में। तो होम लोन्स, अगर मैं होम लोन के नजरिए से इसको समझूं, क्या इंपैक्ट आएगा सेल्स पर, या बड़े पैमाने पर पूछूं कि ग्रोथ पर? विपिन भाई, ताजुब की बात रही है कि अगले 4-6 महीने के अंदर जैसे इंटरेस्ट रेट, ब्याज बढ़ गए, लेकिन होम लोन्स की संख्या और अमाउंट भी बढ़ गई है। लेकिन जो हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र है वहां उनको नेगेटिव हुआ है,
और जो मिड इनकम हाउसिंग और हाई इनकम हाउसिंग है वो बढ़ गए हैं। माना जो तेजी से बढ़ना था वो मिडिल और हायर एंड हाउसिंग ज्यादा बढ़ा है। ऑफ कोर्स लोअर इनकम अफोर्डेबल सेगमेंट ज्यादा संख्या में है, आई मीन ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन इसकी इफेक्ट ऑलरेडी शुरुआत हो गई है, विच मीन्स के जो लोग डिसाइड कर रहे थे अफोर्डेबल सेगमेंट में कि हम घर खरीदे या नहीं खरीदे, वो हिचकिचा रहे हैं। लेकिन मिड सेगमेंट और हायर सेगमेंट में हिचकिचाहट नहीं है, उल्टा तेजी से ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि ओवरऑल एवरेज जो ब्याज रेट होगा वो वापस कम होने वाला है। तो ये 10 और 15 साल की जो हम ब्याज पर लेते हैं वो फ्लक्चुएटिंग रेट होता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ओवरऑल परचेसिंग में ओवरऑल देखा जाए रियल एस्टेट में तो कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ है अगले 6 महीने में, और अब भी तेजी से चल रही है। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में जरूर एक अंतर दिख रहा है, और अभी शायद आगे 1-2 महीने में और भी अंतर दिखेगा। सो आई थिंक अफोर्डेबल से हाउसिंग सेगमेंट को जरूर कुछ असर नेगेटिव आने वाली है, बाकी की हाउसिंग में नहीं दिख रहा है। चलिए, तो अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या ये आंच धीरे धीरे मिड और फिर ऊपर के सेगमेंट में भी जाएगी, ये एक सवाल रहेगा। लेकिन होम लोन या फिर रियल एस्टेट का जो लोन है, इसकी बात अलग है। जैसा निरंजन जी कह रहे हैं कि वाइड स्प्रेड होता है, 10-15 साल या 20 साल में फैला हुआ रहता है, तो एवरेजिंग हो जाती है। लेकिन साक्षी, होम लोन जैसा मैंने कहा वो तो एवरेज कर जाएगा, वो अलग चीज हो गई अपने आप में, लेकिन हमारी जो करंट ग्रोथ है या जो भी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है या तमाम चीजें, क्योंकि ग्रोथ का तो सीधा संबंध उसी से है, क्या वो हैम्पर्ड होती हुई नजर आएगी? हाँ, तो आई थिंक कि आरबीआई जो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है उसका जो ट्रांसमिशन है या उसका जो इम्पैक्ट है वो लैग के साथ ग्रोथ पे आएगा। वो चाहता है कि वो डिमांड को थोड़ा सा स्लो डाउन करे, जिससे इन्फ्लेशन जो अभी 7%, 8% चली गई थी वो भी नीचे आए। तो उसका आरबीआई का तरीका ही यही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, कि वो डिमांड साइड प्रेशर्स को थोड़ा कूल डाउन करे। ये बात सही है कि हमारे अनुमान के हिसाब से भी अगले साल FY24 में इंडिया की शायद ग्रोथ जो है वो हमारे पेयर्स के कंपैरिजन में शायद फिर भी बहुत अच्छी होगी। तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 6% ग्रोथ होगी FY24 में। लेकिन ये एक स्लो डाउन होगा इस साल की ग्रोथ से, जो आपको पता है कि NSO ने बोला है कि इस साल ग्रोथ का अनुमान 7% है। तो हम 7% से 6% का स्लो डाउन आगे आने वाले महीनों में देखेंगे। इसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि बाहर की कंट्री स्लो डाउन कर रही हैं तो एक्सपोर्ट स्लो डाउन होंगे एक्सेट्रा, लेकिन हमारी डोमेस्टिक डिमांड पे भी इन रेट हाइक्स का आगे अगले 4 क्वार्टर पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो एक तो है कि डिमांड साइड से आरबीआई संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन शुभम भट्टाचार्य, जो बहुत सारे बड़े इश्यूज हैं वो सप्लाई साइड पर हैं, चाहे वो चाइना फैक्टर हो, चाहे ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो, कोविड। अब मैं कहूँगा चलिए उतना बड़ा कंसर्न फिलहाल तो नहीं दिख रहा, हालांकि गया तो नहीं है वो फिर भी, लेकिन दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं और जियोपॉलिटिकल स्थिति अभी भी स्टेबल नहीं है, बहुत ही अनसर्टेन है। तो सप्लाई साइड वाली चीज़ को आप कैसे मैनेज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रूड का। अभी भी हालांकि आरबीआई ने जो अपने सारे एस्टिमेट किए हैं वो $95 पर बैरल पे किए हैं। उम्मीद तो कर रहे हैं कि 70 पे आए, लेकिन हाँ, वो 70 कितने दिन टिकेगा नहीं टिकेगा, और जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको देखते हुए तो कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज को कैसे टैकल किया जाएगा? मतलब मैं इसे आरबीआई के हिसाब से भी पूछूं या सरकार के हिसाब से भी पूछूं? देखिए, जो बाहर में जो सप्लाई अनसर्टेनिटी है, आपने बहुत सही पूछा है कि इनके ऊपर क्या रवैया रहना चाहिए। इस पर मेरा पॉइंट ये है